हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशा एंड आज मैं आपको क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 स्टार्ट कर ही दिया था और बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको चैप्टर को समझाऊंगी ताकि आपको ये बहुत ही मदद करे। जो बच्चे स्कूल क्लास 9 में हैं उसके लिए भी और जीवन के लिए भी आपको इतिहास का महत्व समझ आए कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर 1 है उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें हमने जो लास्ट में जो पढ़ा था उसके आगे का पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी की बुक से कि जीने का संघर्ष। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें जीने का संघर्ष फर्स्ट पॉइंट आता है। इसमें जीने का संघर्ष कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? 2.3 करोड़, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। यानी कि जो जनसंख्या है फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। मतलब 2.3 से 2.8 करोड़ हो गई थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकांश लोग के उनका जो खाना पीना था वो क्या था? पाव रोटी था उस टाइम पे, फ्रांस की क्रांति के टाइम पे। तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो मांग थी उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। ज़्यादा लोग पाव रोटी को मांगने लगे। अधिकांश लोगों के मुख्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई और उसकी मांग भी बढ़ने लगी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो अधिकतर कामगार होते थे ना कारखानों में, वो मजदूरी करते थे तो क्या होता था, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। कामगार अपनी बहुत मेहनत भी करते थे तो भी मालिक जितनी पैसे उन्हें देता था, अपने मन से पैसे देता था उनको, कामगारों को, लेकिन उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे नहीं मिल पाते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब मजदूरी तो ज़्यादा लेते थे और पैसे कम लेते थे, तो महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी मजदूरी। फलस्वरूप गरीब गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही थी। अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही। का मतलब ये होता है कि गरीब को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिलते थे, अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी, तो अमीर तो और बढ़ते जा रहे थे और गरीब होता जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती थी जब सूखा या ओले प्रकोप आते। ओला मतलब भूकंप आना, ओले आ जाना, इससे क्या होता था, फसल की पैदावार नष्ट हो जाती थी, तो और बदतर जीवन हो जाता था। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मतलब फ्रांस में ये चीज़ें आम थी कि रोजी रोटी का संकट आना। नए शब्द हम ये साइड में दिए हुए हैं। जीविका संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे कहते हैं जीविका संकट। मतलब जीने के लिए भी संघर्ष करना। मतलब जो चीज़ें हमें जीवन यापन के लिए चाहिए उसमें भी बहुत दिक्कत है उसे मिल पाना। अनाम का मतलब होता है जिनका नाम मालूम नहीं है। आगे चलते हैं। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ख़राब फसल, इसके आगे क्या आना चाहिए आगे हम पढ़ेंगे, उसमें आपको छाट के लिखना पड़ेगा बॉक्स में क्या ख़राब फसलें, फिर अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे और महामारी, जीविका संकट का चक्र है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो दे रखा है ना क्रियाकलाप में, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थान में भरें। यानी कि खाद्य दंगे, अनाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर, इसमें से आपको भर देना है पाँचों के पाँचों।
उभरते मध्य वर्ग से विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब 1.3 जो है ये पढ़ते हैं कि उभरते मध्य वर्ग, जो बीच के वर्ग होते थे ना, मध्य वर्ग, उसमें क्या होता था, विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना कैसे होती थी। तो पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। पहले भी ऐसा हो चुका है कि अकाल पड़ते थे या फिर बहुत दिक्कत आती थी पाव रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। पर वो तो विद्रोह कर चुके थे, किसान भी और कामगार भी, की बहुत दिक्कत आती है खाने पीने की भी, परंतु उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो जुटा पाएँ और अच्छा कुछ काम कर पाएँ। उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था और साधन भी नहीं थे। जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। अब इस चीज़ में बदलाव कौन लाया? तीसरे स्टेट के लोग, जो हम 3 स्टेट पढ़े थे, तीसरे स्टेट के लोग जो समृद्ध थे और शिक्षित थे, उन्होंने नए विचार लाए। वो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। 18वीं सदी में क्या हुआ? एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों, ऐसे पढ़ते हैं, इसको मुश्किल हो रहा है पढ़ना। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उन्हें खरीद लेते थे। तो क्या होता था? 18वीं सदी में क्या हुआ? सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते थे। इसमें क्या हुआ कि समुद्र पार का व्यापार हुआ, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उन्हें खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो तीसरे स्टेट में कौन कौन शामिल थे? सौदागर, जो सौदा करते थे सामानों का, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी समाज के पास ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि जन्म से ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, मतलब योग्यता के आधार पर ही किसी को पद मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया लॉक, रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने अभी किसने प्रस्तुत की थी? समानता, स्वतंत्रता, समान अवसर की विचार जिया जॉक और जॉन लॉक, रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो इसके बाद क्या हुआ? रूसो ने यही विचार को आगे बढ़ाते हुए तो प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सामाजिक अनुबंध का पर आधारित एक प्रस्ताव रखा, सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। तो आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने ज़्यादातर देशों पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था, अपना मतलब कब्जा स्थापित कर रखा था। तो क्या हुआ कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित कर रखा था ना, इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने, तो उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था अमेरिका ने।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए क्या था? अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का स्रोत थी। फ्रांस के आज़ाद की घोषणा, फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे, जो चिंता करने वाले थे, उन्होंने क्या किया था? अमेरिका में व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी ली थी। जब व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा, मतलब जैसे मौलिक अधिकार होते हैं ना भारत में, वैसे दार्शनिकों ने के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। तो दार्शनिकों के साथ ये विचारों, जो दार्शनिक होते थे, दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस जो होते हैं ना, यहाँ बातचीत की जाती है, कॉफ़ी हाउस और सैलूनों में बैठकर बहस हुआ करती थी और अखबारों और पुस्तकों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी समझ सके। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसी समय क्या हुआ था, लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर जब आ गई, से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध फिर गुस्सा भड़क उठा था कि कर लगाने की बात क्यों कही जा रही है। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। अब नंबर 1 है, आगे चलकर प्राचीन राजतंत्र में क्या अनुभव थे। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डॉल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका और कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। तो इसमें बताया गया है, जो ये कोट लिखा गया है ना, पूरी बातें लिखी है, तो किसने लिखी है? ये जॉर्ज डॉल्टन ने लिखी, अपने बारे में बताया। जब मैं कॉलेज में था, जब मुझे विशेष अधिकार मिले थे, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, मैं नौकरी की तलाश में गया, पर मुझे नौकरी नहीं मिली, तो क्या बोलते हैं, व्यवस्था मतलब सिस्टम में पढ़ा लिखा दिया था पर नौकरी नहीं दी थी, सारे अवसर तो उपलब्ध करा दिए थे। ये सब बातें लिखी गई हैं। ऑर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं होना चाहिए। ये ऑर्थर यंग थे, अंग्रेज था, एक ऑर्थर यंग नामक एक अंग्रेज थे। उन्होंने 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और उसका वृत्तांत लिखा था। और इस वृत्तांत में उनकी दिलचस्प टिप्पणी भी है, सेवा टहल में लगे गुलामों, यानी बोला उन्होंने जो सेवा कर रहे हैं, गुलामों की तरह लगे हैं देश की, खासतौर पर उनके साथ जब बुरा व्यवहार करने का पता चलता है, तो इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल देता है कि उनकी गुलामी करते हुए, देश की सेवा करते हुए, जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे खतरों में डाल देता है जो कि रियल में होनी नहीं चाहिए, जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता।
जो अपने पीड़ितों की कथा मतलब दुख को सुनते हुए भी और खाना खाते हैं दुख को सुनकर भी, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना होता। तो मतलब दुख में भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये बताइए एग्जाम्पल के तौर पे कि उनकी बेटी चली जाए या बेटे का गला भी काट दिया जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और रोना भी नहीं चाहिए जब उन्हें देश से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी क्रियाकलाप जो दिया गया है यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 में उन्हें किस खतरों का आभास होता है, वही बताया गया। इसमें किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अब सेकंड आता है क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। आप क्या सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। प्राचीन राजतंत्र मतलब पुरानी जो राजतंत्रीय प्रणाली थी उसके अनुसार जो फ्रांसीसी सम्राट था अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ऐसा वह कैसे करता था, इसके लिए उसे तीसरी स्टेट कितने स्टेट थी ना, इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों की अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, यानी कि प्रतिनिधि सभा को बोलते हैं स्टेट जनरल। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपनी प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी, यानी कि जो प्राचीन राजतंत्र के अनुसार जो कर लगाता था सम्राट अपनी मर्जी से नहीं लगाता था, स्टेट जनरल की अनुमति से लगाता था। और स्टेट जनरल की जो बैठक होती थी वो राजा की अनुमति से ही होती थी। राजा ही बताता था कि बैठक कब होगी और कब तक चलेगी, कब तक बुलाई जाएगी, और तीनों स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें आते थे। फ्रांसीसी और जो अंतिम बैठक इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। फ्रांसीसी सम्राट था लुई सोल्वे, उसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया था। प्रतिनिधि आने थे ना तीनों स्टेट के, उनके मतलब मेहमानगिरी करने के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया था। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। समझ आ गया कि पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे थे जो आमने सामने बिठाए गए, इस सभा में आमने सामने बिठाए गए, आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। तीसरे स्टेट में कौन थे? शिक्षित वर्ग थे। औरतों, किसानों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। औरतें, किसान और कारीगर सभा में नहीं आ सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। यानी कि वो आ तो सकते नहीं थे, किसान, औरत और कारीगर, उनका प्रवेश वर्जित था, लेकिन 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें भी लिखी गई एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे उनकी शिकायतों को, महिलाओं की, कामगारों की और औरतों की। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1714 में क्या हुआ? लुई सोल्वे क्या बनता? फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था, ये याद कर लेना। और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में क्या हुआ था? स्टेट जनरल का आह्वान हुआ था। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला होता है और देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में क्या हुआ था? सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 और 93 में क्या हुआ था? फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे।
अभी ये जो बॉक्स में दिया गया ब्लू कलर के, जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है, और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। अब ये क्रियाकलाप है इसकी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने चित्र 5 के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? ये चित्र 5 में देखेंगे क्रियाकलाप। अब आगे पढ़ते हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वीं इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। यानी कि जो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार हर स्टेट की हर वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ठीक है, स्टेट जनरल जो स्टेट थी ना, 3 स्टेट थी, तो हर स्टेट के वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए मतलब लुई 16 ने भी दृढ़ लिया था कि इस मत जो एक वर्ग को एक मत देना है तो इसका पालन अच्छे से हो। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने क्या मांग रखी कि अब की बार सभी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, पूरी सभा द्वारा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। क्या कहा गया कि सबको एक एक मत देने का अधिकार है और सबको मत देना ही होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था कि एक व्यक्ति एक मत के मतलब। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। फिर क्या हुआ, सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो लोगों को विद्रोह हो गया, लोग गुस्सा हो गए, तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए थे कि ये बात तो सही नहीं है। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण, तभी तो उन्होंने कहा कि राजा की निरंकुश शक्तियाँ नहीं चलेंगी जब तक संविधान नहीं बनता, तो नाराज हो गए थे तीसरे स्टेट के लोग। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी सम्राट का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस में जमा हुए थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, जब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की जरूरत से सामंती मतलब वही राजा का अधिकार होता है ना हर चीज़ों पर, सामंती मतलब सब सामंत मतलब कर लगाने का अधिकार होना, सारे लोगों को किसी प्रकार का अधिकार न देना और अपने अनुसार लोगों से काम करवाना, सामंती बोलते हैं उसे। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका या फिर पैम्फलेट लिखा, जिसने आबे सीए ने। अब आगे चलते हैं। टेनिस कोर्ट में शपथ ली जा रही है। एक विशाल पेंटिंग के लिए लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन, यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। यानी कि जब ये संविधान का प्रारूप बनने की तैयारी हो रही थी नेशनल असेंबली में, पूरा जो फ्रांस था वो आंदोलित हो रहा था, मतलब युद्ध में लड़ाई झगड़े में लगा हुआ था। कड़ाके की ठंड के कारण सारी फसल तो नष्ट हो ही गई थी और पाव रोटी जो खाने की रोटी होती है ना, पाव रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते जमा करने लग गए थे कि अब आंदोलन हो रहा है तो खाने को रोटी मिले ना मिले तो जो सेव करके रख लेते हैं। बेकरी के दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने
दुकानों पर धावा बोल दिया था कि उन्हें सामान नहीं मिल रहा बेकरी से, इसीलिए उन्हें धावा बोल दिया था औरतों ने गुस्से में आके। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश भी दे दिया था। जो क्रुद्ध भीड़ थी, जो गुस्साई भीड़ थी, उसने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तिल पर हमला बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब अस्त व्यस्त कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठातों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। तो गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि जागीर, जिसकी ज़मीन होती थी ना, के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरे बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में बहसे अक्रांत होकर किसानों ने कुदालों बेचलों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वीं ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। तो अंततः क्या हुआ, लुई 16वीं था राजा था ना, उसने ये कि नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी और यह भी मान लिया था कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्गों के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब ये जो मैप दिया गया है तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें लिखा चित्र 6 भय की लहर का प्रसार। मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। तो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आगे की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, चाहे तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।